नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 पर आपका स्वागत है। राकेश मुद्गल आपका एंकर। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री वरुण सिन्हा जी। वरुण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। वरुण जी, आज हम हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट में चल आ गई है, उस पे अब एक डिसीजन आया है। डिवीज़न बेंच थी, दोनों जस्टिस का अलग अलग डिसीजन है। आपका क्या मानना है, क्या ये डिसीजन जो अलग अलग आया है, क्या समाज को दिशा दे पाएगा? राकेश जी, जो आज का जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, मैं पहले आपको बता दूं कि जो हिजाब का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था, वो 2 जजेज की बेंच में मामला था। उस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस हेमंत गुप्ता कर रहे थे और उनके साथ जो दूसरे जज थे, जस्टिस सुधांशु धूलिया। आज जब फैसला आया तो दोनों जजेज ने अलग अलग अपना जजमेंट दिया और दोनों जजमेंट एक दूसरे के खिलाफ था। पहला जजमेंट आया जस्टिस हेमंत गुप्ता का, जिन्होंने अपने जजमेंट के माध्यम से जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट, उस जजमेंट को अपहोल्ड किया। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया का जो जजमेंट था, उस जजमेंट के आधार पर हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज किया गया। तो लब्बो लबाब ये निकला कि जितने भी SLPs थे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, जस्टिस गुप्ता ने उन सारे SLPs को डिसमिस किया और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने जजमेंट से उस सारे SLPs को अलाउ किया और हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज किया। नतीजा क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट बहाल रहा और वो जजमेंट अब बहाल रहेगा तब तक जब तक कि नई बेंच का गठन नहीं होता है, नई बेंच के समक्ष सुनवाई नहीं होती है पूरे मामले की, और सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा नई बेंच का, उसी फैसले से हाई कोर्ट के आदेश और जजमेंट जो है प्रभावित होगा। तो लब्बो लबाब यह है कि आज का जो फैसला है, इस फैसले का कोई असर माननीय हाई कोर्ट के फैसले पे नहीं पड़ता है। आप हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ता है, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन थी अकॉर्डिंग टू दैट सब कुछ चलेगा। लेकिन समाज में जो मैसेज जा रहा है, जब 2 जस्टिस एक ही बेंच में बैठे हुए अलग अलग निर्णय दे रहे हैं, तो समाज में जो डिवीज़न जा रहा है, जो एक तरीके से 2 फाड़ हो रहा है समाज कि ये सही है या ये सही है, क्या इसको देखते हुए समाज पर जो इम्पैक्ट पड़ना है कि समाज की सोच क्या होगी जब हमारे इतने बड़े स्तर पर बैठे हुए जस्टिस अलग अलग न्याय कर रहे हैं, अलग अलग निर्णय दे रहे हैं, तो समाज क्या सही दिशा में जा पाएगा? राकेश जी, ये जो आपका प्रश्न है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं अवश्य कहूँगा कि इंडियन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का यह एक जीता जागता उदाहरण है आज का फैसला। आज के फैसले से ये बात दीगर है कि कौन सा जजमेंट मेरे पक्ष में है, कौन सा जजमेंट मेरे खिलाफ है। इन बातों से अलग हटकर अगर हम सोचें तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट या अदालतों पर जो सरकारी नियंत्रण की बात सोचते हैं या करते हैं, उनके लिए यह एक करारा जवाब है। आज का जजमेंट यह स्पष्ट दर्शाता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, इंडियन जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है और वो जो जजेज हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो खुल करके अपने जजमेंट के माध्यम से वो प्रदर्शित करते हैं। उस सिलसिले से अगर उस लिहाज से देखें तो आज का फैसला भारतीय जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। अब बात रही कि इसका समाज पर क्या अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ेगा। उस संबंध में मेरा कहना है कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, कि अगर 2 जजेज बेंच अपने फैसले में एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं तो वो लार्जर बेंच को भेजा जा सकता है मैटर, और लार्जर बेंच फिर सुनवाई करके नए सिरे से वो फैसला देगी और उसमें या तो लार्जर बेंच के सारे जज एकमत हों या उसमें भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी व्यू हो सकता है।
तो जो मेजॉरिटी भी होगा वही प्रिवेल करता है हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। ऐसी सूरत में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह एक स्वास्थ्य जुडिशियल सिस्टम का एक नमूना है, जीता जागता उदाहरण है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि हाई कोर्ट का आदेश जो है वो ऑलरेडी इन फोर्स है, वो लागू है, और जो लार्जर बेंच का जो फैसला आएगा वो जनता के या जो लोगों का जो भी चिंतन है उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम करेगा, और वही जजमेंट पूरे देश में लागू होगा, वही फैसला सर्वमान्य होगा। वरुण जी, इस इशू को लेकर दो एस्पेक्ट हैं। एक तो धार्मिक आधार है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कहें उसे या इंस्टीट्यूशन के अपनी नियम कायदे। कोई भी संस्था अगर अपने यहाँ आने के लिए कोई ड्रेस कोड तय करती है तो क्या धार्मिक आधार पर उस इंस्टीट्यूशन को मजबूर किया जा सकता है कि वो उस धार्मिक आधार पर तय किए गए पहनावे को अलो करे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारे देश में संविधान है, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के अनुरूप ही पूरे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो या सरकार से परे व्यवस्था हो, उसको संविधान के अनुरूप ही चलना है। रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हमारे भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यह एक सेकुलर संविधान है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सारे धर्मों के प्रति सम्मान की बात है कि सरकार को भी यह देखना है कि जितने भी धर्म भारत के अंदर हैं उन सभी के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित होना चाहिए। इसीलिए सेकुलर स्टेट होने का मतलब है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ एक सेकुलर माहौल बना रहे, किसी भी धर्म विशेष की छाप वहाँ ना पड़े। ऐसी सूरत में सरकार को अधिकार है, क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता या आर्टिकल 19 की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता, तो उसको भी रेगुलेट करने की बात उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के विभिन्न धाराओं में कही गई है कि मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इलीगलिटी, इसके आधार पर सरकार कानून बना करके और वो रेगुलेट कर सकती है अफेयर को। इसीलिए जो विषय है हिजाब, जो कर्नाटक हिजाब मामले में, कि कर्नाटक सरकार का जो कानून है एजुकेशन एक्ट, उसके तहत हिजाब बैन का अधिकार उसमें है, या किसी भी तरह का ऐसा पहनावा जिससे कि धार्मिक झलक शैक्षणिक संस्थानों में न आए, और जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल एक रूपता, समानता के माहौल में उनको शिक्षित किया जाए, और उनको एक सफल नागरिक, उनको एक सफल इंसान, उनको एक विकसित मानसिकता का इंसान बनाया जाए। इस लिहाज से सरकार को एजुकेशन एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार है। और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने जजमेंट में कहा है कि चूंकि यह एक सेकुलर कंट्री है, एब्सोल्यूट राइट न तो फ्रीडम का है, न एब्सोल्यूट राइट एक्सप्रेशन का है। सरकार चाहे तो उस पर उसको रेगुलेट कर सकती है कानून बना के। ऐसी सूरत में जो कानून बनाया गया है एजुकेशन एक्ट, जो कर्नाटक सरकार का, वो कानून सम्मत है। और उसमें जो बैन, जो रिलीजियस ड्रेस या रिलीजियस जो चीज़ें हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बैन करने का, उसको सही ठहराया है। जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 ये एब्सोल्यूट पावर देता है फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो यह एक भिन्नता जो आ गया है जजमेंट में, अब ये लार्जर बेंच तय कर देगी कि ये जो जजमेंट है, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में धर्म से संबंधित पहनावा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं है,
ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इसीलिए यह समझना कि यह एक धर्म विशेष के लिए कानून है, ऐसी बात नहीं है। यह कानून सब पर लागू होता है, जितने भी इस देश के नागरिक हैं, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी से लोग आते हैं, सब पर ये लागू होता है। इसीलिए इन मुद्दों पे पुनः सुनवाई होगी और कोर्ट एक निष्कर्ष निकालेगी कि जो कानून है कर्नाटक सरकार का वह संवैधानिक है या नहीं है। हिजाब पर जो बैन, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है बैन को सही ठहराते हुए, वह सही है या नहीं है, यह लार्जर बेंच अब तय करेगी। लिहाजा ये मानना है कि समाज पर इस वक्त इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और कानूनी मुद्दा है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए और कानून का जो भी फैसला आएगा वो हम सबों को मानना चाहिए। सिन्हा साहब, आज़ादी की बात जहाँ तक की जाती है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में जब हम जाते हैं तो क्या वहाँ हम अपनी आज़ादी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर उसके प्रेमिसेस में, क्या हमें वहाँ अलग तरीके की आज़ादी मिल सकती है जो इंस्टीट्यूशंस के रूल को वॉयलेट करती हो? बिल्कुल नहीं। जो मैंने कहा कि सेकुलर स्टेट में सरकार को इंस्टीट्यूशंस के अफेयर्स को रेगुलेट करने का अधिकार है और जब उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तो ऐसी सूरत में हम कोई भी इंसान, चाहे वो जिस रिलीजियस कम्युनिटी का हो, वह अपने रिलीजियस बातों को उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे या किसी भी तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे नहीं थोप सकता है और सरकार का जो कानून होगा उसके तहत उसको रेगुलेट किया जाएगा। मैं आपको इस सिलसिले में टर्की का एक उदाहरण देता हूँ। टर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसका जो संविधान है वह सेकुलर रिपब्लिक की बात करता है। तो जो रिपब्लिक ऑफ टर्की है वो संविधान के हिसाब से सेकुलर है और वहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनना बैंड है और उस बैन के खिलाफ जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाया तो उस पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज के ऊपर मुकदमा चला कर के उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उस पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ बैन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को अपहोल्ड किया, यह कहते हुए कि सेकुलर स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है और जो बैन है वो बैन बिल्कुल संविधान सम्मत है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया वो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला गया, यूरोपियन यूनियन ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो टर्की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और सेकुलर कंट्रीज़ में पर्सनल लॉ या एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जब मुस्लिम कंट्री टर्की जैसे कंट्री में हिजाब बैन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो भारत तो शुरू से आप देखेंगे कि जब से संविधान बना है यह एक सेकुलर है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में जब धार्मिक आज़ादी दी गई तो वहीं पर एक राइटर लगाया गया कि सरकार चाहे तो इसको रेगुलेट कर सकती है, सरकार चाहे तो जो पैरामीटर्स है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और इलीगलिटी, इन सबों को ध्यान में रखते हुए कानून बना करके उसको रेगुलेट कर सकती है। उसी संदर्भ में जो कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस पहनावे ओढ़ावे को परमिट नहीं करती है और उसके मुतल्लिक आदेश पारित करने का अधिकार देती है, वह बिल्कुल कानून सम्मत और संविधान सम्मत है। धन्यवाद वरुण जी, नमस्कार। आपने हमारे दर्शकों को दिशा दी। साथियों, सेकुलर राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य के नियम, उसके इंस्टीट्यूशंस सब धर्मनिरपेक्ष ही होते हैं और जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें जुड़ी होती हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर लिबर्टी की बात ना करें, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के अपने नियम कायदे होते हैं, उनको फॉलो अप करना ही पड़ता है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।